वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, हम लोग HSSC CET मेंस का जो सिलेबस हमें गिवन है उसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट वाले टॉपिक मैंने स्टार्ट कर रखे हैं। तो उसी के अंदर ये आज 4th वीडियो है, शायद 3-4 वीडियो इससे पहले डल चुकी हैं, तो आप लोग उनको देख लीजिएगा। उनके अंदर हम लोगों ने एक बार थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स, क्लाइमेटिक चेंज, मैन मेड डिजास्टर्स एंड इसी के साथ साथ डिजास्टर्स मैनेजमेंट। उसके साथ साथ हम लोगों ने सेंट्रल पे, स्टेट पे, डिस्ट्रिक्ट पे जो जो हमारी एजेंसियां हैं वो सब हमने देख लिया है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहने वाला है इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट दिया जा रहा है और आपके क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिएगा। और हाँ, जो कोई आपको दिक्कत लगती है कि ये चीज़ इसके अंदर ऐड होनी चाहिए थी, वो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, एक बार पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन के अंदर हम आपदा प्रबंधन एवं संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो इनके जो सम्मेलन हुए हैं, IDN, DR, याकोहामा, हुइगो, सेंडाई, ये जो 4 समिट्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनके अंदर क्या क्या डिसाइड किया गया, क्या क्या इनके अंदर डिसीजन लिए गए, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। याकोहामा रणनीति को अच्छे से पढ़ेंगे, हुगो को पढ़ेंगे अच्छे से, सेंडाई फ्रेमवर्क को पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद आपदा जो न्यूनीकरण है वो किसको कहा जाता है, जो आपदा न्यूनीकरण जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति कब शुरू की गई, और उसके साथ ही जो करंट से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेशनल डे है डिजास्टर रिडक्शन के लिए, उसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि आपदा प्रबंधन एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो हमारी इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारा संगठन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO, जिसको आप सब लोग जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपदा प्रबंधन के लिए क्या क्या सम्मेलन किए हैं, तो उनके बारे में हमें देखना है। ठीक है, फर्स्ट आ जाता है IDN-DR, सेकेंड याकोहामा, थर्ड हुइगो, फोर्थ सेंडाई। तो इन सबको एक एक करके देखते हुए चलेंगे। ठीक है, IDN-DR कब हुआ था? 1990 में हुआ था, 1990 में हुआ था IDN-DR। ठीक है, जो IDN-DR है उसकी जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर एंड रिडक्शन, कि जो हमारा 1990 से लेकर के जो 2000 तक जो 10 साल थे, उसको इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर एंड रिडक्शन घोषित किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर एंड रिडक्शन कब घोषित किया गया था, तो कब किया गया था? 1990 के दशक को। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो फ्रेंड जो IDN-DR है, ठीक है, तो UNO के द्वारा 1990 के दशक को IDN-DR के रूप में घोषित किया गया। ये पॉइंट हमने देख लिया। ठीक है, क्यों किया गया? अब देखिए, 1990 के दशक तक आते आते आपदाओं से प्रभावित लोगों की संख्या में क्या हो रही थी? वृद्धि हो गई थी। जब 1990 का दशक आया था तो उस टाइम पे जो आपदाएं थी, प्राकृतिक आपदाओं की मैं बात कर रही हूँ, भूकंप आना, सुनामी आना, ज्वालामुखी आना, इन सब की इन सब से जो लोग प्रभावित हो रहे थे उनकी संख्याएं बढ़ रही थी। आपदाओं की बारंबारता में वृद्धि हो गई थी। जो ये आपदाएं थी ये बार बार में आने लगी थी, सूखा बार बार में पड़ने लगा था, बाढ़ बार बार में आ रही थी। ठीक है, अल्पकालिक त्वरित प्रक्रमों तथा घटनाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्भेदन, सुनामी, चक्रवात के द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी। कुछ नई आपदाओं का जन्म होने लगा था, कुछ नई नई आपदाएं आ रही थी। ठीक है, आपदा के न्यूनीकरण हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो डिजास्टर है उसको रिड्यूस करने के लिए जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है वो कब किया गया? 1990 में किया गया, जिसको क्या नाम दिया गया है? IDN-DR नाम दिया गया है। और 1990 के दशक को IDN-DR के रूप में घोषित भी किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। UNO के द्वारा 1990 के दशक को IDN-DR के रूप में घोषित किया गया है आपदा के न्यूनीकरण हेतु। ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। IDN-DR के उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, IDN-DR जो है
उसके जो उद्देश्य हैं वो क्या है। फर्स्ट उसका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आ जाता है कि प्रत्येक देश में प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी के लिए चेतावनी प्रणाली की स्थापना, कि जितने भी जो देश हैं उन सब में क्या होना चाहिए फ्रेंड, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनकी भविष्यवाणी के लिए पहले से ही अलार्म होना चाहिए, पहले से ही चेतावनी देश के लोगों को पहले से ही थोड़ा सा पता लग सके कि हाँ भाई इस स्थान पर ये प्राकृतिक आपदा आने वाली है, तो इस तरह की स्थापना की जानी चाहिए। ये IDNDR के उद्देश्य थे। ठीक है, प्राकृतिक प्रकोपों को कम करने के लिए S&T का विकास, जो साइंस एंड टेक है उसका विकास किया जाना चाहिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास किया जाना चाहिए, जिससे कि जो प्राकृतिक प्रकोप है उनको कम किया जा सके। प्राकृतिक प्रकोपों तथा आपदाओं के मूल्यांकन, आकलन, भविष्यवाणी, निरोध एवं न्यूनीकरण से संबंधित सूचनाओं का विभिन्न देशों में प्रसार, कि जो प्राकृतिक प्रकोप हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनका मूल्यांकन किया जाए, उनका आकलन किया जाए और उनसे संबंधित क्या की जाए, भविष्यवाणी की जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब किस में थे, IDNDR की क्या थे, ये कुछ उद्देश्य थे। UNO द्वारा जारी की गई गाइडलाइन, तो ये तो IDNDR के उद्देश्य थे। अब इस पे UNO ने कुछ गाइडलाइन जारी की थी, उनको देखना। ठीक है, फर्स्ट क्या है, आपदा निवारण, आपदा तैयारी एवं आपदा निरोध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाना। फ्रेंड्स, जो IDNDR जो हम देख रहे हैं यहाँ पर मोस्टली किसकी बात की गई है, भाई आपदा है वो घटित हो चुकी है, उसके बाद क्या क्या प्रबंध किए जाने चाहिए। ठीक है, जो आपदा का क्या किया जाना चाहिए, निवारण किया जाना चाहिए, उसको किस तरह से उससे निपटे, आपदा की तैयारी की जानी चाहिए उससे निपटने की, आपदा निरोध की किस तरह से उसको रोकने के प्रयास किए जाएं। जनता एवं निजी क्षेत्रों से इस कार्य हेतु सहायता प्राप्त करने के लिए स्थानीय प्रशासन को प्रोत्साहित करना, कि फ्रेंड जो हमारा जो जनता होती है, जो निजी लोग होते हैं, जो स्थानीय प्रशासन होता है, अगर कहीं इलाके में भूकंप आता है, मान लो गुजरात में भूकंप आता है, तो गुजरात के जो लोग हैं, भुज में आया था, हमने पढ़ा था ना पिछले वीडियो में, भुज के अंदर क्या आया था भाई, भूकंप आया था। तो भुज में जब भूकंप आया था तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनको पहले जानकारी हुई थी, यहाँ हम हरियाणा वालों को हुई थी, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनको पहले जानकारी होती है। तो जो स्थानीय प्रशासन है उसको क्या किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक आपदा के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर ध्यान देना, कि जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं उससे मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, मानव स्वास्थ्य किस तरह से प्रभावित होता है, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रत्येक देश अपने स्तर पर तैयार की गई आपदा प्रबंधन नीतियों के विषय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल को सूचित करेगा, कि भाई प्रत्येक देश अपने लेवल पर क्या क्या योजनाएं बना रहा है। ये योजनाएं किसको बताएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल को बताएगा। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा करने से क्या होगा कि भाई वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के पास मान लो जापान का आ गया, जर्मनी से आ गया, इंडिया से गया, पाकिस्तान से गया, भाई यहाँ से अलग अलग विचार जाएंगे कि भाई हम तो प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए ये पॉलिसीज़ लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सभी की हेल्प होगी। ठीक है, IDNDR के कार्यक्रमों में शामिल हो, कि जो सभी देश हैं IDNDR के जो भी कार्यक्रम किए जाएं सभी उसमें क्या हो, शामिल हो। तो ये चीज़ें हमें यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गया IDNDR। नेक्स्ट आता है याकोहामा रणनीति। नेक्स्ट कौन सी रणनीति आ जाती है, याकोहामा रणनीति। तो फ्रेंड्स जो याकोहामा रणनीति है वो मई 1994 में जापान में, एक फ्रेंड्स ध्यान रखना ये जो भी आपदा प्रबंधन के जो भी मैं आपको सम्मेलन बता रही हूँ, जो IDNDR हुआ था वो भी जापान में हुआ था, याकोहामा है वो भी जापान में, ह्यूगो है यहाँ पे आगे वो भी जापान में, और जो सेंडाई फ्रेमवर्क है वो भी जापान में है। क्योंकि फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जो जापान है ना वो आपदाओं से घिरा हुआ रहता था। भाई जापान के अंदर चक्रवात आते थे, सुनामी आती थी, भूकंप आते थे, सबसे ज़्यादा कहाँ पे आते थे, जापान के अंदर आते थे। तो जापान के लोग इस बारे में क्या हो रहे थे, ज़्यादा अवेयर हो रहे थे। जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आगे था। ठीक है, तो फ्रेंड जो याकोहामा रणनीति है ये आपदा न्यूनीकरण से आप समझ रहे हो ना भाई, आपदाओं को कम करने के लिए, आपदाओं को रिड्यूस करने के लिए जो इंटरनेशनल स्ट्रेटजी है हमारी डिजास्टर्स को रिड्यूस करने के लिए, उसके ऊपर UNO का क्या है, सेकंड सम्मेलन है ये। ठीक है, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के लिए एक रणनीति, यहाँ पर कौन सी आपदाओं की बात हो रही है, प्राकृतिक की। जो प्राकृतिक आपदा प्रबंधन है उनके लिए एक रणनीति तैयार की गई जिसका नाम क्या दिया गया, याकोहामा स्ट्रेटजी एंड प्लान्स ऑफ एक्शन फॉर सेफर वर्ल्ड। याद रखना है ये, याकोहामा स्ट्रेटजी एंड प्लान्स ऑफ एक्शन फॉर सेफर वर्ल्ड। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स कि जो हमारी याकोहामा जो रणनीति थी उसके अंदर किस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया गया, आपदा पूर्व प्रबंधन पर अधिक जोर। अब तक क्या था कि हम आपदाओं के आने के बाद सचेत हो रहे थे,
तब मतलब एक्टिव हो रहे थे। लेकिन याकोहामा रणनीति में क्या किया गया, आपदा पूर्व प्रबंधन पर अधिक जोर दिया गया। यानी क्या समझ रहे हैं, मैंने जब आपको आपदाओं के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था कि जो आपदाएं हैं उनसे पहले भी तैयारी करनी चाहिए, आपदा के समय भी तात्कालिक इमरजेंसी तैयारी भी होनी चाहिए और आपदाओं के बाद भी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब तक तो क्या था, आपदाएं आने के बाद ही तैयारियां की जा रही थी। लेकिन ये जो याकोहामा रणनीति थी उसके अंदर जो 1994 में हुई, उसके अंदर आपदा पूर्व प्रबंधन पर अधिक जोर दिया गया कि आपदा के आने से पहले क्या क्या मैनेजमेंट कर लेनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स इससे क्या होगा कि जो आपदाओं के होने से जो भी क्षति होनी है, जो भी जान माल की जो भी हानि होनी है, वो क्या होगी, कम होगी। आपदा पश्चात प्रबंधन में बचाव एवं राहत कार्यों पर अधिक जोर, कि अगर आपदा आ चुकी है उसके पश्चात बचाव किया जाता है, लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, राहत कार्य जो किए जाते हैं उस पर अधिक जोर दिया गया। साथ ही टिकाऊ विकास को भी महत्व दिया गया। तो आपको याद रखना है, क्या पॉइंट याद रखेंगे आप फ्रेंड्स, आपको इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जो मैं आपको पॉइंट्स बताते हुए चलती हूँ ना उनको लर्न जरूर रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके वहीं से बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या याद रखेंगे कि जो याकोहामा जो रणनीति है वो द्विस्तरीय रणनीति है, 2 लेवल की रणनीति है। पहला कि जो आपदा पूर्व प्रबंधन है उस पर अधिक जोर दिया गया। सेकंड कि आपदा के बाद बचाव एवं राहत कार्यों पर अधिक जोर दिया गया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे, याकोहामा सम्मेलन यूएनओ द्वारा 10 नियमों का निर्माण किया गया, जिसे प्रत्येक राष्ट्र को आपदा प्रबंधन की नीतियों में शामिल करना था। जो यूएनओ है, याकोहामा सम्मेलन में कितने नियमों का निर्माण किया गया, याद रखेंगे 10 नियमों का। याकोहामा सम्मेलन में 10 नियमों का निर्माण किया गया। ठीक है, जिन्हें कि प्रत्येक देश को जो भी अपनी आपदा प्रबंधन नीतियाँ बना रहे थे उसमें उसको शामिल करना था। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो नियम था वो क्या कहा रहा था, आपदा जोखिम आकलन का प्रावधान, कि जो आपदा जोखिम है उसका आकलन का नियम बनाया जाए, भाई कितना इससे आपदा को इससे जोखिम हो रहा है। ठीक है, इसका आकलन किया जाए। आपदा निरोध एवं आपदा तैयारी को प्राथमिकता, आपदा निरोध, आपदा को रोकना, और आपदा की तैयारी से जो तैयारी मतलब आपदा के आने से पहले की तैयारी पर क्या दी गई प्राथमिकता, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपदा विरोध एवं आपदा तैयारी को विभिन्न सत्रों या विकास की नीतियों एवं योजनाओं का अभिन्न अंग बनाना, कि जो आपदा विरोध है, आपदा तैयारी जो हम विभिन्न सत्रों पर कर रहे हैं उसमें जो विकास की नीतियों एवं योजनाओं को क्या होना चाहिए, अभिन्न अंग बनाना। मतलब आपदा को भी एक अंग बना करके उसके ऊपर भी नीतियाँ बनाई जाए। आपदाओं के निरोध यानी प्रिवेंशन, ठीक है, सॉरी प्रिवर्शन, न्यूनीकरण तथा निवारण के लिए क्षमता विकसित करना। आपदाओं के निरोध के लिए न्यूनीकरण तथा निवारण, कि किस तरह से उनको कम से कम किया जा सके आपदाओं को, और किस तरह से उनका निवारण, उनका सफाया किया जा सके, इसके लिए भी क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट है आपदा निरोध के लिए प्रभावी उपाय करना, कि आपदाओं को निरोध करने के लिए, उनको रोकने के लिए प्रभावी जो भी उपाय बने वो सब करना। नेक्स्ट है प्रकोप एवं आपदा के प्रभाव को कम करने का उपाय, कि भाई जो भी प्रकोप हो रहा है, जो भी आपदा हो रही है, उसका जो प्रभाव हो क्या किया जा सके, कम से कम किया जा सके। पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास की व्यवस्था करना, जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया था कि याकोहामा रणनीति में टिकाऊ विकास की बात की गई, सतत एवं संरक्षण विकास की बात की गई। फ्रेंड्स, अगर सतत विकास वाला टॉपिक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ईवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको एचएसएससी टीजीटी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर मैंने एनवायरनमेंट करवा रखा है, वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास की व्यवस्था करना, आपदाओं के निरोध, निवारण एवं न्यूनीकरण के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी की भागीदारी, भाई साइंस और टेक का क्या लेना, सहारा लेना, जिससे कि आपदाओं को कम से कम किया जा सके, उनका निरोध किया जा सके, निवारण किया जा सके, उनको न्यूनीकरण किया जाए, उनको रिड्यूस किया जाए। आपदा अग्रिम चेतावनी तंत्र का प्रावधान करना, आपदा से पहले क्या दे देना, चेतावनी, आपदा से पहले वहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या दी जा सके, चेतावनी दी जा सके। ठीक है, जिससे कि वहाँ के लोग पहले से ही अपना प्रबंध करके रखें। प्राकृतिक आपदाओं से अपने लोगों, ढांचागत संरचनाओं तथा अन्य राष्ट्रीय संपत्तियों एवं पूंजी की रक्षा करना प्रत्येक देश की प्रथम जिम्मेदारी होगी, कि भाई जो भी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं उससे जो भी नुकसान हो रहा है, तो जो भी पूंजी जो नष्ट हो रही है उस सब की रक्षा करना किसी भी देश का क्या होगी, प्राथमिकता होगी। तो ये हमें याद रखना है। ये आपदा याकोहामा रणनीति के 10 नियम थे जो हमने देखे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हुगो कार्य योजना। जब हमारी 1994 में याकोहामा रणनीति तैयार हो चुकी थी, उसके बाद 2005 में एक नया सम्मेलन किया गया जिसको नाम दिया गया हुगो। हुगो क्या है फ्रेंड्स,
जापान का ही एक शहर था जहाँ पर ये समिट हुआ था। और इस योजना को पूरे को नाम दिया गया हुगो कार्य योजना, जिसका टाइम पीरियड क्या पूछा जाएगा आपसे, तो 2005 से 2015 10 वर्षों के लिए हुगो कार्य योजना का निर्धारण किया गया। ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। ये आपदा प्रबंधन पर 3rd सम्मेलन था। आपदा से बचाव के लिए संस्थानों की मजबूती से विकास तथा एक विकसित तंत्र की स्थापना। फ्रेंड्स, ये 3 लेवल की जो प्रणाली थी, 3 लेवल इसमें बता रखे हैं। कौन कौन से थे? सबसे पहले क्या बताया गया है कि जो आपदा से बचाव है, इसके अंदर क्या डिसाइड किया गया कि जो भी आपदाओं से जो भी बचाव है उसके लिए जो हम एक तंत्र बना रहे हैं, एक जो सिस्टम बना रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। एक मजबूत विकसित तंत्र की स्थापना की जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? संकट को कम करने की एक व्यवस्थित तैयारी एवं आपातकालीन स्थिति से बचाव। भाई संकट को कम से कम किया जाए, इसके लिए एक व्यवस्थित तैयारी की जाए। अब तक क्या हो रहा था, कोई भी व्यवस्थित, कोई भी अरेंज्ड मतलब प्रिपरेशन नहीं लेके चल रहे थे। तो एक व्यवस्थित तैयारी की जाए, आपातकालीन स्थिति से बचाव किया जाए। नेक्स्ट, सतत विकास की योजनाओं एवं नियोजन में आपदा संकट को कम करने के तरीके, कि भाई इस तरीके से आपदा संकट को कम करना है कि जो सतत विकास है वो हमारा चलता रहे। सतत विकास आप लोगों को पता है ना क्या होता है, कि भाई जो एनवायरनमेंट को, जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी जो संसाधन है उसका संरक्षण करके रखे, उनको कोई भी नुकसान ना पहुंच पाए। तो ये 3 बातें की गई हुगो में। कौन कौन सी? सबसे पहले तो आपदा प्रबंधन के लिए जो हम सिस्टम बना रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। नेक्स्ट, भाई संकटों को हमें क्या करना है? कम करना है, तो उसके लिए हमें व्यवस्थित तैयारी करनी होगी। क्या करना होगा? व्यवस्थित तैयारी करनी होगी। 3rd, भाई सतत विकास का क्या रखा जाए? ध्यान रखा जाए, जो सतत विकास को कंटिन्यू रखा जाए। ओके। नेक्स्ट आ जाता है सेंडई फ्रेमवर्क। 4th जो सम्मेलन है वो आ गया हमारा सेंडई फ्रेमवर्क। वो भी जापान के अंदर हुआ था। वो कब हुआ? 2015 में हुआ। फ्रेंड्स, जो हुगो था वो 10 वर्षों के लिए था, 2005 से 2015 के लिए। तो उसी का एक तरीके से एक नेक्स्ट वर्जन समझ लीजिए, क्योंकि ये 2015 में हुगो ख़त्म हुआ और सेंडई फ्रेमवर्क आया, ठीक है। तो 2015 से 15 वर्षों के लिए है, यानी कब तक है? 2030 के लिए है सेंडई फ्रेमवर्क। आप लोगों से क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे कि जो सेंडई फ्रेमवर्क है वो किस सन से कहाँ तक है? 2015 से 2030 तक। कितने सालों के लिए है? 15 सालों के लिए, जो अभी चल रहा है, ठीक है। सेंडई फ्रेमवर्क अभी चला हुआ है। इसके अंदर फ्रेंड्स स्वैच्छिक है, गैर बाध्यकारी है। किसी के ऊपर, कोई भी जो देश है उसके ऊपर किसी भी फैसले को थोपा नहीं जाएगा। वो उस देश की अपनी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, अपनी कुछ कंडीशन होती हैं, उसी हिसाब से वो देश उस चीज़ को अडॉप्ट करेगा, ठीक है। आपदा जोखिम को कम करने के लिए राज्य की भूमिका को प्राथमिक माना जाता है, लेकिन यह जिम्मेदारी अन्य हितधारकों समेत स्थानीय सरकार और निजी क्षेत्र के साथ साझा की जानी चाहिए। वही जो आपदा जोखिम है उसके अंदर राज्य की भूमिका तो मानी ही जा रही है, लेकिन साथ में उसको जो स्थानीय प्रशासन है उसको इन्वॉल्व करना है। यही बात सेंडई फ्रेमवर्क में भी कही गई है। सेंडई फ्रेमवर्क क्या है? एक प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क है, एक प्रगतिशील फ्रेमवर्क है, जिसका उद्देश्य है 2030 तक आपदाओं के कारण होने वाले महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के नुकसान एवं प्रभावित लोगों की संख्या को क्या करना है? कम करना है। कि फ्रेंड्स क्या बता रहा है कि जो सेंडई फ्रेमवर्क है वो क्या कह रहा है कि भाई 2030 तक जो भी आपदाएं हो रही हैं उनसे जो प्रभावित हो रहे हैं, तो महत्वपूर्ण जो बुनियादी ढांचा का जो नुकसान हो रहा है उसको कम किया जाएगा, और जो उससे जो आपदाओं से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनकी संख्या को भी क्या किया जाए? कम किया जाए। ये सेंडई फ्रेमवर्क कहता है। सेंडई फ्रेमवर्क के जो 7 वैश्विक लक्ष्य हैं उनको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियोस बनाती रहूं जो आपको इन्फॉर्मेशन भी दे और साथ में आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी रहे, ठीक है। और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप चैनल पर EVS एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आप लोगों को कंप्लीट करवाया जा रहा है, और ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम लोग रूरल मार्केटिंग भी करने वाले हैं आपके CET मेंस से काफ़ी टाइम पहले, ठीक है। आपका जुलाई में एग्ज़ाम होगा, कोशिश करूँगी कि जून में ये जो सारे जो छोटे मोटे टॉपिक हैं इनको कंप्लीट कर लें, ठीक है। जो 7 वैश्विक लक्ष्य हैं वो कौन कौन से हैं 1 बाय 1 देखते हैं। वर्ष 2030 तक 2005 से 15 की अवधि के मुकाबले 2020-30 के दशक में औसत वैश्विक मृत्यु दर के आंकड़ों को प्रति 1 लाख तक कम करना। देखिए क्या बता रहा है कि भाई जो 2005-15 के अंदर जो औसत वैश्विक मृत्यु दर थी, औसत वैश्विक मृत्यु दर है, उसको 2030
5-15 के मुकाबले 2020-30 में उसको प्रति 1 लाख तक क्या कर देना है, कम कर देना है। ठीक है, ध्यान रखें कितना कम कर देना है, प्रति 1 लाख तक। नेक्स्ट जो वैश्विक लक्ष्य है वो क्या बता रहा है, 2020-30 के दशक में वैश्विक रूप से आपदा प्रभावित लोगों की संख्या में प्रतिवर्ष 1 लाख की दर से कमी। कि भाई इसके अंदर भी, उसके अंदर क्या कहा था, औसत वैश्विक मृत्यु दर की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हुई है, 2020-30 के दशक में जो वैश्विक रूप से आपदा प्रभावित लोग हैं, जो आपदा से प्रभावित होने वाले लोग हैं, उनके अंदर भी हर साल 1 लाख की दर से क्या की जाएगी, कमी की जाएगी। 2030 तक जीडीपी में आपदाओं से होने वाली प्रत्यक्ष क्षति को कम करना। जो 2030 है, 2030 तक पहुँचते पहुँचते जो जीडीपी में आपदाओं से जो प्रत्यक्ष क्षति हो रही है, जिसका जीडीपी पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको भी कम किया जाएगा। उसको भी क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। प्रत्यक्ष क्षति को, डायरेक्ट नुकसान को कम किया जाएगा। नेक्स्ट, 2030 तक आपदा से होने वाली क्षति तथा साथ ही स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं एवं महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं में व्यवधान को कम करना। 2030 तक जो आपदाओं से जो क्षति हो रही है, तो फ्रेंड्स जो क्षति होती है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, सुनामी आती है, तो उससे क्या होता है, स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जो शैक्षिक सुविधाएं हैं, जो महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाएं हैं, उनके अंदर भी फर्क पड़ता है, वो भी अफेक्ट होती है। तो उस सभी को क्या कम करना है, कम करना है। लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाला बुरा प्रभाव और जो उनकी जो महत्वपूर्ण जो बुनियादी सेवाएं हैं, उन पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या करना है, कम करना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 7 वैश्विक लक्ष्य थे ना। नेक्स्ट देखिए, 2020 तक राष्ट्रीय और स्थानीय आपदा जोखिम में कमी की रणनीति अपनाने वाले देशों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करना। कि 2020 तक क्या कर लिया जाएगा, क्योंकि 2015 में बनाया गया था ना सेंडाई फ्रेमवर्क, तो 2020 तक क्या लक्ष्य रखा गया था कि जो राष्ट्रीय और स्थानीय जो आपदा जोखिम है, उनके अंदर जो कमी लाते हैं भाई, जो मतलब बहुत सारे जो देश हैं वो जोड़े जाएंगे, जो अपने अंदर, जो अपने देश के अंदर आपदा जोखिम को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ऐसे देशों की संख्या में क्या की जाएगी, बढ़ोतरी की जाएगी। वर्ष 2030 तक इस फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए अपनी राष्ट्रीय कार्यों की पूर्ति हेतु पर्याप्त और सतत समर्थन के माध्यम से विकासशील देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। वे जो देश हैं वो आपस में सारे क्या करें, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनके लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करें। वर्ष 2030 तक मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम आपदा जोखिम की जानकारी तथा आकलन की उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि करके लोगों की पहुंच इन तक सुनिश्चित करना। वर्ष 2030 तक फ्रेंड्स कि अर्ली वार्निंग सिस्टम मतलब जो कोई आपदा आनी है उससे पहले सूचना दी जा सके, सूचना देने के संसाधनों में क्या करना है, बढ़ोतरी करना है। तो ये सब सेंडाई फ्रेमवर्क के क्या थे फ्रेंड्स, 7 वैश्विक लक्ष्य थे। अब मैं आपको कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की स्थापना 1999 में आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए की गई थी। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की स्थापना कब की गई थी, 1999 में की गई थी। कब की गई थी फ्रेंड्स, 1999 में की गई थी। ओके, यह आपदा जोखिम में कमी के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में केंद्र बिंदु बनने के लिए बनाया गया था और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और क्षेत्रीय संगठनों की प्रासंगिक गतिविधियों और सामाजिक, आर्थिक और मानवीय क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों के बीच तालमेल सुनिश्चित करता है। यह विजन 2005 से 15 तक ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के तहत UNDRR की विशेषज्ञता और उपलब्धियों के महत्वपूर्ण ट्रैक रिकॉर्ड पर आधारित है। इसमें क्या क्या शामिल है कि भाई जो आपदा जोखिम है उनको कम किया जाए, सही तरीके से मार्गदर्शन किया जाए। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ना, IDNDR, इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। ठीक है, तो उसके लिए जो 1999 के अंदर क्या किया गया था, जुलाई 1999 में उसके लिए जेनेवा में क्या हो रही थी, प्रोग्राम हो रहा था। तो वहाँ पर आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, 1999 में। ठीक है, अब बात आ जाती है कि जो इंटरनेशनल डे है वो कब मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर्स रिडक्शन के लिए इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, इसके जो लक्ष्य हैं वो क्या है फ्रेंड्स, उद्देश्य क्या है, वैश्विक स्तर पर आपदा न्यूनीकरण। वही बात है कि जो डिजास्टर्स हैं उनको क्या करना है, रिड्यूस करना है, और जो जोखिम जो हो रहे हैं उनको कम करने के प्रति जागरूकता को क्या करना है, बढ़ावा देना है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1989 में आपदा न्यूनीकरण की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त राष्ट्र महासभा के आह्वान पर की गई थी।
तो ये जो दिवस है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, ये कब से शुरू किया गया है? 1989 से शुरू किया गया है। कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2022 की जो सेंडाई फ्रेमवर्क है उसका जो टारगेट है वो टारगेट जी पर केंद्रित है। किस पे केंद्रित है? टारगेट जी पर केंद्रित है। साथ ही ये आपदा जोखिम सूचना बढ़ाने के महत्व को उजागर करती है। वो जो जोखिम है उसको जोखिम को किस तरह से कम करेंगे इसके बारे में सूचना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सके। तो फ्रेंड्स, यही था आज का एक छोटा सा टॉपिक और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों के यूजफुल रहा होगा। अगर आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। ठीक है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों से मिलती हूँ किसी दूसरे टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कल कौन सा टॉपिक करवाएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।